कॉलेज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एएनएस के रिसेप्टर्स, लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा रिसेप्टर्स क्या होता है। व्हाट इज़ अ रिसेप्टर? एक रिसेप्टर एक सेल पर वो बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट है एक सेल पर, बाइंडिंग साइट ऑन अ सेल विच एग्जिबिट सम फंक्शनल ग्रुप, जिसके पास कुछ फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप में आके कोई ड्रग अटैच होगी केमिकल रिएक्शन के जरिए, और फिर कोई अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी, इनशो सम फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अगर ड्रग की डेफिनेशन में करें, लेकिन वैसे ही अगर रिसेप्टर देखें तो बाइंडिंग साइड है सेल की, जिसके फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसपे कोई सब्सटेंस आके, कोई भी सब्सटेंस आके बाइंड करता है और वो अपना रिस्पॉन्स शो करता है, फिजियोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी यही शो करता है, फिजियोलॉजिकल एक्शन भी यही शो करता है। रिसेप्टर जैसे ये कि कोई रूम है, उसका दरवाज़ा, आप दरवाज़ा आने दें, दरवाजे पे कोई बंदा खड़ा कर दिया जाता है कि वो अलाउ करेगा तो आप अंदर आ सकते हैं, तो वो रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर्स ये बाइंडिंग साइट है सेल पे, तो हर सेल पे स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, हर सेल के अपने अलग रिसेप्टर होते हैं। तो उन रिसेप्टर से पता चल जाता है कि ये ड्रग या ये सब्सटेंस बॉडी में किस किस चीज़ पे जाके एक्ट कर सकता है। जैसे हमारे जो HIV के रिसेप्टर्स होते हैं वो हेल्पर T सेल्स पे प्रेजेंट होता है, वो इस तरह हर सेल पे रिएक्ट नहीं करते रहती। कोई भी ड्रग जाके किस चीज़ पे जाके एक्ट करती है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है। जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली ड्रग जाके उस सेल पे बाइंड कर देगी जिस पे वो वाला रिसेप्टर होगा। अब रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं सरफेस रिसेप्टर्स और कुछ होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। सरफेस रिसेप्टर्स उन सब्सटेंसेस के लिए होते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। मोस्टली हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं और ये लिपोफिलिक होते हैं, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर पे कंसिस्ट करती है। तो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स उन सब्सटेंसेस के लिए होते हैं जो लिपोफिलिक होते हैं, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर देते हैं, वो न्यूक्लियस तक पहुंच सकते हैं। जो न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच सकते उनके रिसेप्टर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, वो मोस्टली हाइड्रोफिलिक होते हैं। सरफेस रिसेप्टर भी आगे तीन तरह के हैं, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स और जी प्रोटीन्स कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में GPCR ये भी लिखा जाता है। न्यूक्लियर रिसेप्टर के आगे टाइप्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ हम लोग इस सरफेस रिसेप्टर पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते हैं। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, इसमें दो तरह के होते हैं अभी मज़ीद, या तो ये लिगेंड गेटेड रिसेप्टर्स होते हैं या ये चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं। चाहे लिगेंड गेटेड हो या चैनल लिंक्ड हो, इनको आइनोट्रोपिक कहते हैं। रिसेप्टर के लिए एक दो टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं, पहले इनको देखते हैं फिर इनकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एफिनिटी ये एबिलिटी होती है किसी भी एजेंट की टू बाइंड विद रिसेप्टर, एबिलिटी टू बाइंड विद रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की एबिलिटी को एफिनिटी कहते हैं। और एफिकेसी, ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। एफिकेसी या इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, बाइंड तो कर कोई चीज़ एक्शन शो करती है कि नहीं, ये इसको एफिकेसी कहते हैं। एबिलिटी ऑफ एजेंट टू एक्टिवेट रिसेप्टर, एबिलिटी टू एक्टिवेट द रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ बाइंड कर दिया, अब उसको एक्टिवेट किया है कि नहीं, उसका कोई रिस्पॉन्स आया है कि नहीं, ये एफिकेसी होती है। एफिकेसी और एफिनिटी में डिफरेंस होता है। कई चीज़ें ब्लॉकर्स होती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं,
वो रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। मतलब अब वो अपनी एफिकेसी नहीं शो करते, वो एक्टिवेट नहीं करते किसी उसको, तो उनको उनकी एफिनिटी तो होती है लेकिन एफिकेसी नहीं होती। तो इस बुनियाद पर दो तरह के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट वैसे 4 किस्म के होता है, इन्वर्स एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और इन्वर्स एगोनिस्ट। ये अब एगोनिस्ट भी आगे 2 तरह के होते हैं, फुल एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट, अब एगोनिस्ट होता क्या है, जो एफिनिटी भी शो करता है और एफिकेसी भी, शो बोथ एफिनिटी एंड एफिकेसी एंटागोनिस्ट जो एफिनिटी तो शो करते हैं लेकिन एफिकेसी नहीं शो कर पाते, वी शो द एफिनिटी बट नॉट द एफिकेसी, जो एफिकेसी नहीं शो कर पाते। और ये एफिनिटी शो करते हैं और एफिकेसी भी शो करते हैं लेकिन नेगेटिव एफिकेसी, शो एफिनिटी बट नेगेटिव एफिकेसी। इनवर्स एगोनिस्ट ऐसे है कि जैसे रिसेप्टर ने जो काम करना है वो नहीं करवा रहा, उससे ऑपोजिट काम कर रहा है। कि इनवर्स एगोनिस्ट, अगर किसी एगोनिस्ट ने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाना था, रिसेप्टर से बाइंड हो गया, वो उसकी नॉर्मल एफिकेसी थी, इनवर्स एफिकेसी नहीं थी, पॉजिटिव एफिकेसी थी। तो इनवर्स एगोनिस्ट क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा। इनवर्स एगोनिस्ट मतलब एफिकेसी भी शो करेगा, एक्टिवेट करेगा, लेकिन इनवर्स एक्टिवेट कर देगा उसको। ये होते हैं इनवर्स एगोनिस्ट, एगोनिस्ट एंड एगोनिस्ट। अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर शो करने लगे हैं। ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। यहाँ पर जी प्रोटीन का रिसेप्टर शो कर, वैसे ये 7 होता है लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको 2-3 में शो कर देते हैं, बाकी बाद में जब एक्सप्लेन करेंगे इसको स्पेसिफिकली। फिर ये एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स, और इसके बाद फोर्थ वन इज न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ये बिल्कुल ही सेल मेम्ब्रेन के इस तरफ है। ये लिपिड बाइलेयर है, और लिपिड बाइलेयर में तमाम किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। सरफेस रिसेप्टर्स लिपिड बाइलेयर के अंदर है, लिपिड बाइलेयर में ही है, और जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है वो लिपिड बाइलेयर के बाद है। ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स है। ये कोई एगोनिस्ट जब आएगा, यहाँ पर कोई भी एगोनिस्ट सपोज कर लेते हैं कि वो उसने आगे एक्ट की है, ये क्या करेगा, ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर कोई आयन चैनल या वो कर देगा ओपन। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि सोडियम चैनल था, तो सोडियम चैनल ओपन हो गया। सोडियम अब कंडक्शन करवाएगा, कंडक्शन ऑफ नाउ इम्पल्स। अब या और इसने, ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर हो गया। सेकंड, अगर ये जी प्रोटीन का रिसेप्टर है, ये यहाँ पर जी प्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ जुड़ी होगी, जी प्रोटीन की एक्टिवेशन होगी, जी प्रोटीन की एक्टिवेशन होगी, सेकेंडरी मैसेंजर की जनरेशन, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेशन, और सेकेंडरी मैसेंजर फिर सेल सिग्नलिंग करवाएगा, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाएगा सेल से। वो डिपेंड करता है कि क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस, कौन सी जी प्रोटीन थी। और ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है, यहाँ पर कोई सी एगोनिस्ट ने एक्ट की है और यहाँ पर किसी भी प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन या डीफॉस्फोरिलेशन होगी।
लेकिन जब एक्टिवेट किया था तो ज़्यादातर फॉस्फोरिलेशन होता है, फॉस्फोरिलेशन से मोस्टली चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। फॉस्फोरिलेशन ऑफ फॉर एग्जांपल टायरोसिन की हो गई है, टायरोसिन इन की सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, की सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, आगे क्या होगा, सेल सिग्नलिंग हो जाएगी, फिर कोई स्पेसिफिक सिग्नल जाएगा सेल को। यहाँ पर एगोनिस्ट डायरेक्ट क्रॉस करता वहाँ यहाँ आया रिसेप्टर तक, रिसेप्टर इसका रिस्पॉन्स आगे जाएगा न्यूक्लियस तक और एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन, डायरेक्ट ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी यहाँ। अब सारे जितने भी रिसेप्टर्स हैं उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स दो तरह के, लिगेंड और लिगेंड गेटेड और चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। चैनल लिंक्ड रिसेप्टर की पहले बात कर लेते हैं, चैनल लिंक्ड, फिर लिगेंड गेटेड बात। जो चैनल लिंक्ड, इसमें 5 सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा सब यूनिट, गैमा, बीटा और सिग्मा, 5 सब यूनिट होते हैं। और ये सब यूनिट्स किसी आयन चैनल से लिंक्ड होते हैं। अब अगर यहाँ पर ये सब यूनिट्स सेल मेम्ब्रेन के सरफेस रिसेप्टर्स है ना, सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही होने हैं। अंदर जाकर रिस्पॉन्स शो करता है, वो जो चीज़ हम अंदर भेज रहे हैं वो जाकर रिस्पॉन्स शो करेगा। रिसेप्टर सरफेस पे इसलिए क्योंकि ये चीज़ें अंदर डायरेक्टली नहीं जा सकती। जो भी एगोनिस्ट है वो डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकता, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ पर एगोनिस्ट है जैसे एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, अगर एसिटाइलकोलिन यहाँ पर एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करता है कि आके एक्ट करेगा इसके चैनल लिंक्ड रिसेप्टर पर। ये चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, इसके नतीजे में क्या होगा, ये जिस भी उससे अटैच है, सोडियम चैनल से अटैच है करिए, तो सोडियम या तो इनसाइड मूव करेगा या आउटसाइड, डिपेंड अकॉर्डिंग टू डिमांड। सोडियम से अगर लिंक्ड है तो सोडियम की मूवमेंट हो जाएगी, अगर किसी और चैनल से लिंक्ड होगा तो किसी और कोई और चैनल वो हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा, सोडियम का नहीं। जैसे गाबा के केस में जो एगोनिस्ट होगा उसके मुताबिक रिस्पॉन्स आएगा। गाबा के लिए गाबा अगर होगा तो यहाँ पर क्लोरीन चैनल होगा, और अगर एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा तो सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। बाइंड रिसेप्टर की इसकी कंपोजिशन थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें एक मेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन होता है जो मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द होता है, और ऊपर इसके रीजन होता है जहाँ से लिगेंड बाइंड करता है, इसको लिगेंड बाइंडिंग रीजन कहता है। और नीचे वाला रीजन कहता है कैटालिटिक रीजन, कैटालिटिक रीजन या कैटालिटिक साइट, और ये लिगेंड बाइंडिंग साइट है। यहाँ पे आके बाइंड करता है और ये सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। ये हो गया आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। नेक्स्ट रिसेप्टर है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन 3 तरह की होती है, तो उसके मुख्तलिफ मैकेनिज़्म होते हैं, GQ, GS और GI। प्रोटीन के 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। बीटा और गैमा सब यूनिट्स सब में सेम होता है सारी जी प्रोटीन में। जी प्रोटीन में अल्फ़ा सब यूनिट डिफर करता है, जिसकी वजह से जी प्रोटीन की 3 टाइप्स है, अल्फ़ा Q, अल्फ़ा S और अल्फ़ा I। ये जो रिसेप्टर होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये 7 स्ट्रैंड्स में मुश्तमिल होता है, जिसमें से 5 होते हैं वो एक साथ होते हैं और बाकी 2 डिस्टेंस में होते हैं। जैसे 2 वो एक साथ होते हैं, ये 5 एक साथ होते हैं। ये इसमें जो यहाँ पर जो इन दोनों के दरमियान में रीजन होता है, इस वाले पॉइंट के साथ रिसेप्टर के जी प्रोटीन इंटरेक्ट करती है। अब ये जी प्रोटीन किस टाइप के, ये इस पर फिर एक्टिविटी डिपेंड करती है कि अब कौन से क्या एक्टिविटी शो होगी। अगर GQ होगी तो किस तरह रिएक्शन, किस तरह आगे प्रोसीड करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा, GS होगी तो और होगा, और GI तो डिफरेंट मैकेनिज़म्स डिफरेंट चलेंगे, 3 होंगे। यहाँ पर जी प्रोटीन में
अगर जनरल बात करें तो अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों सब यूनिट्स अटैच होंगे। अल्फ़ा डिफ़र करता जाएगा और उससे जी प्रोटीन डिफ़र करती जाएगी। अब इनके मैकेनिज्म देखना, जो जी एस प्रोटीन है इसमें जी एस और जी आई ये दोनों एडिनाइल साइक्लेस, ये इसका डाउन स्ट्रीम रेगुलेटर होता है। ये वाला एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है, एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी इज कंसिडर्ड एज करेंसी ऑफ सेल, मतलब जितनी भी सेलुलर, मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़ ये करवाता है साइक्लिक एएमपी। अब इसको एक्टिवेट, अब एडिनाइन साइक्लेज, अब जी एस एस याद रखें स्टिमुलेटरी, याद करने के लिए बस, और आई से इनहिबिटरी। ये वाला अगर जी एस होगी तो एडिनाइन साइक्लेज को स्टिमुलेट किया जाएगा, ये प्रमोट होगा और साइक्लिक एएमपी ज़्यादा होगा, साइक्लिक एएमपी एज अ रिजल्ट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर जी आई होगी तो साइक्लिक एएमपी कम बनेगा। डाउनस्ट्रीम रेगुलेटर मैकेनिज्म दोनों का सेम है, बस फ़र्क क्या है, ये स्टिमुलेट करता है, ये उसी चीज़ को इनहिबिट करता है। अब जो साइक्लिक एएमपी इसका ये करता है क्या है, ये फॉस्फोकाइनेज ए एंजाइम है, फॉस्फोकाइनेज ए, इसको इसकी ये इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिव कर देता है, फॉस्फोकाइनेज ए की एक्टिवेशन करता है। साइक्लिक एएमपी, ये फॉस्फोकाइनेज ए आगे जाके मज़ीद प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन करता है, कोई भी प्रोटीन है इसकी फॉस्फोरिलेशन करता है प्रोटीन की, और ये जो फॉस्फोरिलेटेड प्रोटीन है ये एक्टिव प्रोटीन होती है और ये जाके सेलुलर रिस्पॉन्स में हिस्सा लेती है। ये जो साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन सेल में अगर ज़्यादा हो जाए तो इसके साथ एक एंजाइम इसको ब्रेक कर देता है, 5-AMP, 5-AMP इसमें कन्वर्ट कर देता है, और उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोडाइस्ट्रेस, फॉस्फोडाइस्ट्रेस। अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, अब ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, तो साथ साथ इसी कन्वर्जन फॉस्फोडाइस्ट्रेस इसको 5-AMP में कन्वर्ट करता है और फिर AMP से दोबारा ये ATP में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो तीनों सब यूनिट्स हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, जनरली बता देते हैं अल्फ़ा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट। अल्फ़ा सब यूनिट कोई भी हो, अल्फ़ा एस हो, क्यू हो या आई हो, इनमें क्या होता है, ये जो अल्फ़ा सब यूनिट है ये जीडीपी के साथ लिंक्ड होता है, गवानीन डाइफॉस्फेट, गवानोसिन डाइफॉस्फेट इसके साथ लिंक्ड होता है ये। लेकिन जब भी इसके रिसेप्टर पे आ गई, ये कोई रिसेप्टर लगा हुआ है, इसके रिसेप्टर पे आके जब भी कोई लिगेंड बाइंड करता है, जब भी कोई हार्मोन या कोई भी चीज़ आके बाइंडिंग मॉलिक्यूल इसके ऊपर आके बाइंड कर जाती है, तो अब इसकी एक्टिवेशन होनी है। रिसेप्टर की जी प्रोटीन की एक्टिवेशन तब होती है जब जी प्रोटीन के अल्फ़ा रिसेप्टर के साथ ये जो जीडीपी लगा हुआ होता है ये कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी में, ये कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी में, तो जीडीपी कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी में, और बीटा और गामा ये रिलीज़ हो जाते हैं। बीटा और गामा सब यूनिट वक्ती तौर पे, टेम्परेरी तौर पे इससे अलग हो जाते हैं अल्फ़ा से। ये अल्फ़ा सब यूनिट अलग हो जाता है, विद इसके साथ जीटीपी होता है, और ये अब जाके अपने डाउन स्ट्रीम रेगुलेटर के साथ जाके अटैच करते हैं। डाउन स्ट्रीम रेगुलेटर एडिनाइल साइक्लेस इस पर जाके अटैच कर दें। अगर ये अल्फ़ा एस या आई में से कोई है, अगर ये स्टिमुलेटरी हुई तो इसको जाके स्टिमुलेट करेगी, अगर ये इनहिबिटरी हुई तो इसको इनहिबिट करेगी। लेकिन होना सबने ऐसे ही है कि जीडीपी
ई होगा, और GTP के साथ जब ये अटैच होगी तब ये एक्टिव होगी, चाहे अल्फ़ा एस है या अल्फ़ा आई है। यहाँ तक कि अल्फ़ा क्यू वो भी इसी तरह से एक्टिवेट होते हैं, उसके भी वो वाला रिसेप्टर भी ऐसे ही एक्टिवेट होता है। और जी क्यू इसका डाउनस्ट्रीम रेगुलेटर है फॉस्फोलाइपेज सी, इसको PLC लिखा जाता है। फॉस्फोलाइपेज सी एक्ट करता है ऑन PEP2 फॉस्फोइनिजिटोल बिसफॉस्फेट। इसको ये तोड़ देता है दो चीज़ों में, दो कंपोनेंट्स में तोड़ता है, IP3 इनिजिटोल ट्राइफॉस्फेट और डाईअसाइल ग्लिसरॉल। जो डाईअसाइल ग्लिसरॉल है, अब यहाँ पर साइक्लिक AMP फॉस्फोकाइनेज A पर एक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ये फॉस्फोकाइनेज A पे एक्ट नहीं करता, ये भी फॉस्फोकाइनेज एंजाइम पे ही एक्ट है, लेकिन ये फॉस्फोकाइनेज C पे एक्ट करता है। और उसकी क्या करवा देता है, एक्टिव कर देता है उसको, एक्टिव फॉस्फोकाइनेज C, और वो भी किसी स्पेसिफिक प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन करवाएगा और सेलुलर रिस्पॉन्स आएगा। अब IP3 का क्या कर सकता है, IP3 के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। IP3 के रिसेप्टर्स होते हैं ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे इसके IP3 के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसका IP3 के रिसेप्टर्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद हो किसी को, FSC में पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या स्टोर करता है, कैल्शियम आयन के को स्टोर करने के काम आता है। इसके अंदर कैल्शियम आयन पहले से स्टोर होता है, नेचुरली तौर पे कैल्शियम आयन की स्टोरेज करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। IP3 रिसेप्टर्स इसके ऊपर मौजूद होता है। IP3 रिसेप्टर्स इसके ऊपर एक्ट करते हैं और कैल्शियम की रिलीज करवाते हैं, और फिर कैल्शियम मुख्तलिफ सेलुलर रिस्पॉन्स ये पैदा करता है, सेलुलर रिस्पॉन्स डिफरेंट किस्म के सेल में। इसमें जो दो कंपोनेंट्स बने हैं IP3 और डाईएसाइलग्लिसरॉल, वो दोनों का अलग अलग काम है। डाईएसाइलग्लिसरॉल डायरेक्ट एंजाइम पे एक्ट करता है, फॉस्फोकाइनेज C को फॉस्फोकाइनेज C की एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और IP3 इसके रिसेप्टर्स मौजूद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो कैल्शियम के सिर्फ रिलीज करवाएंगे और बाकी कैल्शियम सेलुलर रिस्पॉन्स पैदा करेगा। अब जी प्रोटीन के समराइज कर लेते हैं, इसके टारगेट्स देख लेते हैं समराइज करके। टारगेट्स ऑफ जी प्रोटीन, मतलब जी प्रोटीन के टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक टारगेट तो हमने देखा है डायरेक्ट एंजाइम पे एक्ट किया गया है, एंजाइम टारगेट कौन सा था, फॉस्फोकाइनेज C एंजाइम और फॉस्फोकाइनेज A पर एक्ट किया गया। कौन सा सिस्टम हुआ, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम, इस पर भी एक्ट किया गया, ये भी एक एंजाइम थ्रू साइक्लिक AMP सिस्टम। इस सिस्टम ने इसके ऊपर एक्ट किया, और ये GS और GI, और दूसरा फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम, और इस पे किसने एक्ट किया है, IP3 सिस्टम ने। बल्कि IP3 सिस्टम लिखना ज़्यादा बेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर इनिसिटोल फॉस्फेट, ये तो इनिसिटोल ट्राइफॉस्फेट हो गया ना, इनिसिटोल फॉस्फेट सिस्टम इन जनरल लिख लेते हैं, क्योंकि इनिसिटोल फॉस्फेट सिस्टम इसका मतलब
IP3 भी है और डाई असाइल ग्लिसरॉल भी है। IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट को कहते हैं। और दूसरा इसका वो हो सकता है आयन चैनल। अब आयन चैनल हमने डायरेक्टली तो नहीं देखा, लेकिन साइक्लिक AMP का हमने आगे, मैं डायरेक्टली बस इतना ही लिखा था कि वो रिस्पॉन्स पैदा कर सकता है। और रिस्पॉन्स कैसे पैदा करता है? मोस्टली साइक्लिक AMP किसी आयन चैनल की ओपनिंग करवा देता है, ओपनिंग या क्लोजिंग, मतलब आयन चैनल में वो जाके एक्ट करता है। और तो इसलिए अगर उसका अल्टीमेट टारगेट देखें जी प्रोटीन का, तो वही या एंजाइम है या आयन चैनल है। जैसे एसिटाइल कोलिन एक्ट करता है M2 रिसेप्टर्स ऑफ हार्ट, और क्या करवाता है? हार्ट रेट को कम करवाता है। कैसे? ये कोई अगर हार्ट मसल है, यहाँ पर ये M2 रिसेप्टर है, GI प्रोटीन लगी हुई है यहाँ पे, इसे जाके यहाँ पर एसिटाइल कोलिन ने आके एक्ट किया है। ये एडेनिन साइक्लेस एंजाइम ये क्या करवाएगा? ATP को कन्वर्ट करवाएगा साइक्लिक AMP। ये इसकी कंसंट्रेशन अब कम हो जाएगी सेल में। इसकी कंसंट्रेशन कम होना ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा ओपनिंग ऑफ पोटाशियम चैनल। साइक्लिक AMP की कंसंट्रेशन कम होना रेगुलेट करेगा ओपनिंग ऑफ पोटाशियम चैनल। ओपनिंग ऑफ पोटाशियम चैनल ओपन होंगे और हार्ट बीट कम हो जाएगी। अल्टीमेट इसका टारगेट क्या था? ओपनिंग ऑफ पोटाशियम चैनल्स। ये था जी प्रोटीन का पर रिसेप्टर। अगला रिसेप्टर है एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स। एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स, एंजाइम लिंक रिसेप्टर में अगर इसकी सबसे पहले एग्जांपल ली जाए काइनेज लिंक रिसेप्टर्स। ये कोई भी रिसेप्टर है, इस पे आके जो इसके इस पे आगे इस लिगेंड ने या कंपाउंड ये बाइंड कर गया इस रिसेप्टर के ऊपर। इस रिसेप्टर की अब यहाँ हो गया प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन। एंजाइम ने क्या करवा दिया? रिसेप्टर पे बाइंड कर गया। रिसेप्टर लिंक था एंजाइम से, एंजाइम ने करवा दिया प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेटेड एंजाइम फॉस्फोरिलेटेड जो प्रोटीन है वो करवाता है जीन की ट्रांसक्रिप्शन। जीन ट्रांसक्राइब हो गया, ट्रांसक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप ट्रांसलेशन हो जाएगा, तब प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया। प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया, कोई भी नया प्रोटीन बनना ही असल में सेल सिग्नल होता है। अब ये जो प्रोटीन है हमारे जिस्म में सारे रोल ऑलमोस्ट रोल प्ले कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। इसीलिए एक टाइम पे सोचा गया था कि प्रोटीन हेरिडिटरी मटीरियल है, मतलब जो हमारी सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ है वो प्रोटीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। DNA का तो बहुत बाद में पता चला था, फिर पता चलता कि DNA को हेरिडिटरी मटीरियल, फिर कि DNA असल में हेरिडिटरी मटीरियल और वो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स ऑफ, क्योंकि वो DNA अल्टीमेटली क्या करवा रहा है? प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा था। अब आ जाती है न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो इनसाइड द सेल इस ऑप्शन क्रॉस करके आएगा और इनसाइड द सेल न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा। ये इसका रिसेप्टर बड़ा हुआ है, ये न्यूक्लियस है, सेलुलर न्यूक्लियस। इसको क्रॉस करके इस रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, यहाँ जीन की ट्रांसक्रिप्शन हुई, ये हुआ प्रोटीन सिंथेसिस। जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं वो मोस्टली हार्मोन्स के रिसेप्टर होते हैं, मतलब ये मोस्टली हार्मोन्स बनाने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोजन का रिसेप्टर हो सकता है, स्टेरॉइड रिसेप्टर होता है मोस्टली ये, फिर इनके नतीजे में बनते हार्मोन्स है।
और इसके एग्जांपल्स में है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। एस्ट्रोजन रिसेप्टर ये जनरली स्टेरॉयड रिसेप्टर्स। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। अब हमने सारे छोड़ के सिर्फ एएनएस के रिसेप्टर्स पढ़ने हैं। एएनएस के रिसेप्टर्स में कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आ जाएंगे और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंड डोपामीन रिसेप्टर्स। डोपामीन रिसेप्टर्स और इसके अलावा भी कुछ है, लेकिन ये तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ये दो तरह के हैं, मस्कैरिन रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर्स ये मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं। मेटाबोट्रोपिक मैंने बताया था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स को कहते हैं, और ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं। निकोटीन जो रिसेप्टर्स हैं आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं ये। अब ये जो हैं ये दो तरह के हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, NM और NN। NM मस्कुलर टाइप, मतलब जो मसल्स में होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स इन मसल्स, और N गैंग्लियोनिक टाइप। ये असल में NCNS का N है। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, मस्कुलर रिसेप्टर ये 5 तरह के होते हैं, M1, M2, M3, M4 और M5। ये जो इवन वाले हैं ये एक तरह के होते हैं और ऑड वाले एक तरह के होते हैं। जितने भी ये हैं ऑड नंबर्स हैं, M1 हो गया, M3 है और M5 है, ये GQ है, और बाकी ये GS और या G है। ये एक तरह के होते हैं इवन वाले, और ऑड वाले अलग तरह के होते हैं। अब आ जाते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की तरफ। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स भी दो तरह के होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स दो तरह के आ गए, अल्फा 1, अल्फा 2, और बीटा रिसेप्टर्स आ गए 3 तरह के, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रिसेप्टर्स। डोपामिन रिसेप्टर्स ये वैसे 4 तरह के हैं, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। D3, D4 ANS के लिए ये दो ज़्यादा अहमियत क्या मिले, तो इसलिए ज़्यादा फोकस इन पर ही होगा, बस यही दवा। D1, D2, D3, D4 ये CNS में भी प्रेजेंट होता है डोपामिन के रिसेप्टर्स। अदर रिसेप्टर्स वो होते हैं NY, NO के रिसेप्टर, वैसो इंटेस्टिनल पेप्टाइड के रिसेप्टर्स, वो अदर रिसेप्टर्स में रहते हैं। ANS के रिसेप्टर्स यही सारे होते हैं और इन्हीं में डिस्कशन चलनी आगे।